हाइड्राइड्स। The binary compound of hydrogen, okay? The binary compound of hydrogen with metal or non-metal is known as hydride, okay? दो एलिमेंट का कंपाउंड, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन होगा और दूसरा अदर एलिमेंट होगा, उसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहा जाता है, ठीक है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड, ओके? Binary compound of hydrogen is known as hydride. For example, LiH, NaH, CH4, okay? B2H6, ET। बाइनरी कंपाउंड मतलब क्या? दो एलिमेंट का बना हुआ, ठीक है? एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, दूसरा या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा, ठीक? इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड बच्चों तीन तरह का होता है। ये हाइड्राइड जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आयनिक और सेलाइन और साल्टराइड हाइड्राइड, ओके? दूसरा होता है कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और तीसरा होता है मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ओके? इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। एक एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिर, ओके? बेटा है आइए देखते हैं। पहला आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड और साल्टराइड हाइड्राइड। Hydrogen combines with highly electropositive elements of S block such as sodium, potassium, calcium, okay, and forms stoichiometric ionic hydrides, ठीक है? जब हाइड्रोजन हमारा S ब्लॉक एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करता है? S ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? आयनिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक? इसका एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हो, LiH
NaH, ठीक है, KH, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ हाइड्राइड हो गया। ऐसे ही MgH2, CaH2, BaH2, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ इनका हाइड्राइड हो गया। ठीक, ये आयनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? आयनिक। यहां पर जो है आपका मेटल पर प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज। मेटल पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज। इस पर +2 चार्ज, -1। ठीक है, मतलब इसको वाटर में घोलोगे, ठीक है, ये बेस देगा। क्या देगा? बेस देगा। इनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक सैलाइन, आयनिक हाइड्राइड, और सैलाइन हाइड्राइड या साल्फाइड हाइड्राइड। इनकी प्रॉपर्टीज देखोगे, ठीक है, मतलब क्या, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाते हो तो कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है और एनोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। NaH है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे क्या प्राप्त होगा? Na प्राप्त होगा प्लस H2, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेता है। ठीक है, ये तुम्हारा सोडियम केटायन और हाइड्रोजन एनायन। इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर क्या होगा? सोडियम जो केटायन है वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम न्यूट्रल बना लेगा। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? हाइड्राइड आयन है वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, जब हम मेटेलिक या सैलाइन हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन एनोड पर और मेटल कैथोड पर प्राप्त होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, ये वाटर से बहुत ही वायलेट वे में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे NaH है आपका, यह वाटर के साथ वायलेट वे में रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। NaOH बन जाता है प्लस H2। ठीक है, यह रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है, विस्फोटक अंदाज में यह रिएक्शन होता है। लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वह अनरिएक्टिव होता है। मॉडरेट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर जो होता है, रूम टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रिएक्शन करवाते हैं। Al2Cl6 के साथ
तो बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लेट लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 है तो 6 LiCl। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। कैसा हाइड्राइड है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब भी जाओगे क्लास 12 में तो आप लोगों को बताया जाएगा, हाँ, एल्कोहल को रिड्यूस करना, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना, कीटोन को रिड्यूस करना। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हम यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या देंगे? H- आयन देता है। ठीक है, H- आयन, और वो जो है रिडक्शन करा देता है। सर LiH यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। LiH जो है, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, पर इसको चेंज करते हैं हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में। ठीक है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देकर के इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो आपका आयनिक या सैलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड एक समाप्त होता है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड को आयनिक या सैलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज आपको बतलाया। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन जो होता है एनोड है और मेटल कैथोड में प्राप्त होता है। दूसरा आप लोगों को बतलाया कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और बहुत ही वायलेंट रिएक्शन देते हैं। ठीक, और तीसरा आप लोगों को बताया कि ये जो LiH जो होता है, लिथियम का हाइड्राइड जो होता है, वह कम रिएक्टिव होता है। इसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक है ना, केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में LiLH4 जो होता है काम आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरान हाइड्राइड है ना, B2S6 का रिएक्शन करवाओगे Al2Cl6 का लिथियम बोरान हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? लिथियम बोरान हाइड्राइड। हाँ, वो भी जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है। ओके, अब है आपका दूसरे टाइप का हाइड्राइड। आइए उसको देखते हैं। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये डस्ट में जाएगा कचरा में। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। जो आयनिक हाइड्राइड आपने देखा था वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। लेकिन कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये पी ब्लैक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है, बाइंडिंग कंपाउंड, उसको हम मॉलिक्यूलर या कोवैलेंट हाइड्राइड कहते हैं। एस ब्लैक का एलिमेंट के साथ जो होता है उसको आयनिक या सैलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड कहते हैं। पी ब्लैक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड को कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। उसको हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल CH4, ओके, NH3, H2O, CH3, PTC। ये सब क्या है? These are covalent hydrides। ओके,
पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड को कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। ठीक, CH4 NH3 H2O CH3। ये 3 तरह के होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, डेफिशिएंट हाइड्राइड। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब क्या? जो सेंट्रल एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक, जैसे B2H6, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, B2H6। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। 3 बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे B है, इस तरह का बांड नहीं होता है, इसके बीच में ऐसा बांड नहीं होता है। ठीक है, आपको जब हम पढ़ाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, किस ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट, तो डाइबोरेन बताऊंगा, वहां पर बनाना मॉडल का जो है बांड होता है। ठीक है, हाँ? 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर के बीच बांड बनेगा, 3C2E, 3C2E बांड बनता है। मतलब सेंटर 3 होंगे, सेंटर कितने होंगे? 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, बांड बनेगा। ऐसे इधर भी वही होगा, 3 सेंटर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बनाना टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हो गया। और ये जो होते हैं डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और आप जानते हो जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में जो इलेक्ट्रॉन के पीछे हाइड्राइड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर को वे एक्सेप्ट करते हैं। आपका जो 11th चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा उसमें इसके बारे में डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। B2H6 एक कप पूरा जो है, जैसे आप मीथेन पढ़ते हो वैसे ही डाइबोरेन आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? डाइबोरेन। ठीक है ना, अलग से इसके बीच बांड बनता है, पर वह बांड जो होता है 2C3E बांड होता है। 3C2E, 3 सेंटर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेंटर एक देखो, 3 सेंटर, एक बोरान होगा, एक हाइड्रोजन होगा, फिर बोरान होगा, समझे? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक बोरान का और एक हाइड्रोजन का। इधर नीचे की तरफ भी बांड होगा, बोरान हाइड्रोजन बोरान। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पर 3 सेंटर होंगे। ठीक है, बनाना टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। इसका स्ट्रक्चर आएगा बनाना। ठीक है ना, इसका तो बनाना मॉडल इसको कहा जाता है। बोरेन डाइबोरेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो होती है
बनाना की ज्योमेट्री होती है। केला, ऊपर केले जैसा, नीचे भी केले जैसा। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, ऐसे कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, जिनमें सेंट्रल एटम के पास होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो CH4 आप देख सकते हो, कार्बन है, ठीक, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो न तो ये एसिड है, न तो बेस है। ऑक्टेट पूरा है, न तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, न तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये हाइड्रोजन का ट्रिपलेट पूरा हुआ है और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन री सफिशिएंट हाइड्राइड में क्या होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आएगा। सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर। जैसे NH3 ले लीजिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो पूरा सेंट्रल एटम का, पर इसके पास लोन पेयर है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट कैन बी डोनेटेड। दिस लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, हेंस इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड्स आर नोन एज लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लुईस बेस कहा जाता है। ऐसे H2 को देखोगे, इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का डुप्लेक्स पूरा है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्स पूरा है, ठीक है ना। पर इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है ना। इस लोन पेयर डेंट होने के कारण लुईस बेस का कार्य करता है। इसको मिटा दें। ऐसे HF की बात करें, फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है। हाइड्रोजन बांड बनाते हैं जो, ये सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन बांड। और हाइड्रोजन बांड बनाने के कारण जो होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है। हाइड्रोजन बाइंडिंग आपको बताया गया है, हमारे केमिकल बाइंडिंग वाले चैप्टर में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, देख लीजिएगा। तो अब मिटाते हैं। अब तीसरे टाइप का जो हाइड्राइड होता है उसको डिस्कस करते हैं। मिटा देना, एक बार और देख लो, कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। 3 लाख के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड को कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ठीक है। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस नाते से वह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, अतः वह लुईस एसिड होता है। डाइबोरिन उसका एग्जाम्पल है, B2H6। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट पूरा होता है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया इत्यादि, ठीक। तीसरा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड बताया गया है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्राइड जो होता है NH3, ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड H2O। इसमें देखोगे जो सेंट्रल एटम आता है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कुछ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में नॉन बॉन्डिंग पोजीशन में पाए जाते हैं। और ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड, हेंस दीज आर नोन एज लुईस बेस। सर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है? यस, दैट इज
electron substituent and electron efficient both are same. Okay, both are same. बॉन्ड बना लेगा ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद तीसरे टाइप का जो आपका हाइड्राइड है, मेटालिक हाइड्राइड और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, उसमें 3C2E टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का बॉन्ड है। इसको आपको 11th चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा। हाँ, बता रहे हैं। मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड का मतलब जैसे देखो, जैसे यार लिथियम 1, हाइड्रोजन 1, स्टोइकोमेट्रिक है। CaH2, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, ये स्टोइकोमेट्रिक। यहाँ पर इसका बैलेंसी 1, इसका भी बैलेंसी 1, इसका बैलेंसी 2, इसका 1। स्टोइकोमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाइड्राइड गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्राइड गैप। स्पेशली जो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे LaH लैंथेनम हाइड्राइड 2.87। देखो, लैंथेनम का एक एटम है, हाइड्रोजन का 2.86। स्टोइकोमेट्रिक नहीं है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ऐसे ही आप देखोगे तो निकेल का NiH और हाइड्रोजन जो होगा बच्चों 0.6 to 0.7, 0.6 to 0.7, ठीक है। ये जो हाइड्राइड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इनमें मेटालिक लस्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। इनका कंपोजिशन जो होता है वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। टेम्परेचर अलग, टेम्परेचर पर अलग होगा कंपोजिशन, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना। जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। और ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो ये नहीं करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो हाइड्राइड होते हैं, केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना, उसको ये ओबे नहीं करते हैं। कैसे ओबे करेगा भैया? देखो सिलेक्शन में आ रहा है। अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं। मेटालिक का नाम स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ये ना। तो स्पेशली जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। देखो, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो मेटल होते हैं, वे बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। उन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो होता है हाइड्रोजन जो होता है जाकर के सेट हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा निकेल जो है
निकल के 100 एटम है। कितने एटम है? 100 एटम है। तो बीच उनका जो बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, उस हर जगह पर हाइड्रोजन जाकर सेट नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पर सेट हो जाता है, कुछ कुछ जगह पे सेट नहीं होता है। ठीक है ना? यदि हर जगह पर सेट होता तो NiH बनता है, इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है। लेकिन हर जगह पर जो हाइड्रोजन वहां पर सेट नहीं हो पाता है, इस कारण से उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। निकल जो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, मेटल होता है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है? और ये हाइड्रोजन का तो यहाँ पर देखोगे ये लैंथेनम हाइड्राइड जो है, लैंथेनम के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है बहुत बड़ा है, इसमें छोटा है। इंटरस्टिशियल जो साइट है इसमें छोटा छोटा है, तो कम ही हाइड्रोजन इंटर कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े स्पेस है, वहां पर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन या 2 से ज्यादा भी हाइड्रोजन, कहीं पर 3 हाइड्रोजन, कहीं पर 2 हाइड्रोजन, है ना? इस तरह से उनका कंपोजिशन LaH 2.87 आ रहा है। ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना? इनमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, क्या है? मिटा दूं? वैसे ये सब एग्जाम में आता होता नहीं है, क्योंकि आपको बुक में दे रखा है NCERT में, है ना? तो पढ़ा दे रहा हूं। इन हाइड्राइड्स का यूज क्या होता है? हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए डी ब्लॉक के मेटल हुए, एफ ब्लॉक के मेटल हुए, ठीक है ना? उनके सरफेस पर जो होता है, जो वैकेंसी होती है, उसमें हाइड्रोजन जाकर क्या होता है? एडजॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? एडजॉर्ब, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन स्टोरेज में ये काम आते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है ऑक्लूजन। बुक में दिया ना ऑक्लूजन, द प्रॉपर्टी of adsorption the property of adsorption of a gas on a surface of a metal, okay, is known as ऑक्लूजन। मतलब मेटल के सरफेस पर कोई गैस आकर के एडजॉर्ब हो जाए, उस प्रोसेस क्या कहते हैं? ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है? क्लास 12th में जब तुम लोग जाओगे, क्लास 12th में, तो एडजॉर्प्शन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन बताया जाएगा, एब्जॉर्प्शन बताया जाएगा। ठीक है? एडजॉर्प्शन होता क्या? जैसे मान लीजिए कि आपका ये चाक है, ठीक है? इसको आप इंक में डुबोगे, इंक में डुबो दोगे, इंक का जो डाई होता है, कलर जो होता है, वो उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वहां पर क्या हुआ? कलर का एडजॉर्प्शन हो गया। सरफेस पर केवल आकर के एक्यूमुलेट होते हैं, गैदर हो जाते हैं। जबकि वाटर जो है स्याही के अंदर, इंक के अंदर, वह एब्जॉर्ब हो जाता है। चाक तोड़ोगे तो अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है? तो जब गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। ठीक है? और जब बल्क में चले जाते हैं, बल्क माने भीतर गहराई तक चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। ठीक है? हमारे पास
हैंकी होता है, पानी में डुबोते हैं तो पूरा भीग जाता है, तो वहां पर एडजॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है। ये डेस्क है, ये सब बंद रहता है, 2 दिन के लिए छुट्टी होती है, तो इसके सरफेस पर डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसके अंदर थोड़े आता है डस्ट, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में, ओके। ऑक्लूजन, जब कोई गैस किसी मेटल के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है तो इस प्रोसेस को ऑक्लूजन कहते हैं। स्पेशल नेम दिया गया है गैस के एक्यूमुलेशन को ऑक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और वहां पर जब क्लास 12 में जाओगे तो उसको एडजॉर्प्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडजॉर्प्शन। 2 चीजें होती हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, जिस सब सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होता है उस सरफेस को हम एडजॉर्बेट कहते हैं। जैसे टेबल है, टेबल क्या है? एडजॉर्बेट, और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो एडजॉर्बेंट हैं, ठीक है। क्लास 12 में जाकर वहां पढ़ाया जाएगा, फिजिजार्सन, केमिजार्सन, सब बहुत तो है। अभी शुरू कर दूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा बिना मतलब का, और तुम लोग का जानते हो सिलेबस पिछड़ा हुआ है, लेट आए पढ़ने। चलो अब देखो क्या है आपका, वाटर होगा। वाटर मीन्स हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, चाहे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं है? वाटर इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, H2O। H2O जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। लगभग 65% जो होता है वाटर हमारे बॉडी में पाया जाता है, और प्लांट्स में जो होता है ये 95% होता है, ओके। ह्यूमन बीइंग में 65% और इन प्लांट्स में 95% वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर जो होता है सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, और सॉल्वेंट के रूप में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमारे अंदर जो सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वे वाटर के प्रेजेंस में होती हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो उनके लिए मीडियम का कार्य कौन करता है? वाटर करता है, ओके। अब उसके बाद अब तुम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर, इस लोन पेयर के कारण ज्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है। इनके बीच हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो होता है 95.5 डिग्री का 104.5 होता है एंगल होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होता है, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, रेगुलर टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल। यदि सभी यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता, ये चारों क्या होते? बॉन्ड पेयर होते, तो रिपल्सन कम होता। बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन कम होता है, लेकिन लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच होता है। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर का। तो बॉन्ड पेयर होता तो कम रिपल्सन होता, इस कारण से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता। यहाँ पर लोन पेयर हो गया, ज्यादा रिपल्सन। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है, वो भी ज्यादा। तो इस कारण से ये जो बॉन्ड दूर थे वो पास आए रिपल्सन कारण। इस बॉन्ड पेयर के बीच कम रिपल्सन, लेकिन इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच ज्यादा रिपल्सन। तो क्या होगा? ये जो होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आएगा अंदर की तरफ, ऐसे इधर से भी आएगा, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 से घट करके 104.5
7.5 डिग्री का हो जाता है। ओके, अमोनिया के केस में एक ही लोन पेयर होता है तो 107.5 होता है। अमोनिया में जो बॉन्ड निकलता है कितना आता है 107.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही लोन पेयर है। यहाँ पर 2 लोन पेयर के कारण जो है बॉन्ड निकल और कम हो गया। ओके, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका शेप होगा बेंड शेप होगा। शेप क्या होगा? बेंड। वाटर का शेप होता है बेंड शेप होता है। और उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बड़े होते हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़े हो गए। फिर एक बार जाना और जाकर के पढ़ना। ठीक है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो पोलैरिटी आ जाती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच होता है एक वीक बॉन्ड बन जाता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। फिजिकल स्टेटस होता है, फिजिकल स्टेट होता है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो होता है हमारा जो वाटर होता है वो किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर होता है। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 कैलोरी है कि नहीं है? ये जो आइस के स्ट्रक्चर जब सॉलिड की रूप में आता है, यही वाटर आपका, ठीक है, तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 4 वाटर के साथ है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अरे तुम्हारे बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में बीच में जो होता है स्पेस आ जाता है। मतलब यहाँ पर देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने होती है? एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 अन्य वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अमोनिया के केस में क्या होता है? एक जो अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है वह 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए इसका जो फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड होता है। सॉलिड स्टेट में आने पर, ठीक है, यदि लिक्विड स्टेट में तो बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, इसको तोड़ोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तभी तो ये बॉयल होगा। सॉलिड स्टेट में आने पर क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वे में जो होता है, किस वे में? टेट्राहेड्रल वे में जो होता है आकर के सेट हो जाता है इस तरह से। थोड़ा सा और नीचे ले लो तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, एक वाटर का यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक सेंट्रल होगा। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो ऐसा करें बीच बीच में
स्पेस होते हैं, उन स्पेसेस में क्या होता है, एयर भरा होता है। इसी के कारण से जो होता है इस आइस की जो डेंसिटी होती है कम होती है वाटर से, इसीलिए यह आइस जो होता है वाटर पर फ्लोट करता है। ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल पास नहीं आ पाता सॉलिड स्टेट में आने पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, पास नहीं आ पाता, बीच में स्पेस बना रहता है, वहां पर क्या होता है, एयर होता है। ठीक है। और इसी कारण जो होता है ये फ्लोट करता है, वाटर पे फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बर्फ जो है पानी के सतह पर क्यों तैरता है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, पास आ जाएंगे, उनके बीच का स्पेस गायब हो जाता है, एयर जो होता है बाहर निकल आता है। समझे ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी जो दूर थे, जैसे ही उसको हीट मिला हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। ठीक है। पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 4 से ज्यादा होने पर भी डेंसिटी कम हो जाता है। मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है वाटर की। ओके, थैंक यू।